इज फाउंड इन द अलास्का पेनिनसुला ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? अमेरिन्स, अफ्रीकानर्स, अबोरिंगिस या अल्यूटस। तो एक चीज हमेशा समझना कि ये जो ट्राइब से सवाल है हमेशा एसएससी का फेवरेट रहा है, एसएससी का फेवरेट रहा है, एसएससी ने कई बार पूछा है। तो ये खासकर आप देखिए मसाई जनजाति की बात करें जो कहाँ पड़ता है बच्चों, तो ये केन्या में है, ये केन्या में है। कहाँ? केन्या में है। तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सर अल्यूटस जनजाति है, कौन? अल्यूटस जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा अल्यूटस कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में पाई जाती है। चलिए, तो अब सर आप जानना चाहेंगे सर अमेरिन्स कहाँ है, अफ्रीकानर्स कहाँ है, अबोरिंगिस कहाँ है? कई बच्चों के मन में ऐसा चल रहा होगा सर जनजाति किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अल्यूटस जनजाति। अल्यूटियन द्वीप समूह और उत्तरी अमेरिका में अलास्का प्रायद्वीप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अलास्का प्रायद्वीप में पाई जाती है, पहला सवाल। दूसरा, अल्यूटस पुरुष पारंपरिक रूप से समुद्री उदबिलाव, समुद्री शेर, व्हेल, सील आदि का शिकार करते थे। अल्यूटस पुरुष पारंपरिक रूप से समुद्री उदबिलाव, समुद्री शेर, व्हेल, सील आदि का शिकार करते थे, यानी इस पर वो निर्भर रहते थे, इसी को खा पी करके जीवन यापन करते थे। नहीं, अब देखिए ट्राइब किसे कहते हैं? सर ट्राइब का ना अपना कल्चर होता है। याद करिए, भारत में जरावा जनजाति है जो अंडमान निकोबार में है, जो बिल्कुल नेकेड रहते हैं, नग्न रहते हैं। एक विदेशी वहां घूमता हुआ गया और उनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, बवाला मच गया। तब भारत सरकार ने बैन कर दिया उधर जाना है कि भैया उनके कल्चर को आप छेड़छाड़ ना करो, वो बाहरी दुनिया से जुड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल कटे हैं एकदम, आदिमानव की तरह, आदिवासी की तरह, आदिमानव की तरह रहते हैं, नंगे घूमते हैं, खाते पीते हैं वैसे ही। ठीक है, तो यानी जनजाति उन लोगों का एक समूह होता है जो एक सामान्य पूर्वज या वंश से हो और अपने स्वयं के संलग्न समाज में रहते हैं और एक सामान्य संस्कृति रखते हैं, कल्चर रखते हैं। अमेरिन्स की बात करेंगे तो ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीकानर्स की बात करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका में, और अबोरिंगिस की बात करेंगे तो क्वींसलैंड और वेस्टर्न अफ्रीका में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन? आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? पतंजलि, सुश्रुत, नागार्जुन या चरक? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2? आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक हम किसे मानते हैं? पतंजलि को मानते हैं, सुश्रुत को मानते हैं, नागार्जुन को मानते हैं, चरक को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्या होगा? तो सर चरक को मानते हैं। पतंजलि क्या है? तो सर ये योग के संस्थापक हैं, योग के संस्थापक हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं। और सुश्रुत ने क्या? सुश्रुत चरिक संहिता लिख दिया, चरक ने चरक संहिता लिखा। ठीक है, दैट मीन्स चरक को आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। किसे? चरक को आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। सुश्रुत भी एक प्राचीन चिकित्सक थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता को लिखा, लेकिन हम जनक किसे मानते हैं? चरक संहिता को लिखने वाले को, चरक संहिता को लिखने वाले को। संहिता मीन्स क्या होता है बच्चे? ग्रंथ होता है, संहिता मीन्स ग्रंथ होता है। ठीक है, तो चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने लिखा, जिसे हम आयुर्वेद चिकित्सा का जनक मानते हैं। सुश्रुत, कई बच्चे ने सुश्रुत लगाया है, लेकिन याद रखना सुश्रुत ना होकर क्या होगा? चरक होगा। क्या होगा बच्चों? चरक होगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट की बात करें। देखिए मैंने क्या कहा कि सर नागार्जुन एक महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिक थे। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि इज कंसिडर्ड टू बी द एज फादर ऑफ योग सूत्रा। पतंजलि क्या है? योग के संस्थापक हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2019 में
मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, रोजर फेडरर। 2019 में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा सर ये गेम है क्या? तो ये रेसिंग से है। और रोजर फेडरर क्या है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, ऑप्शन को छाटिए। जब तक ऑप्शन को हम नहीं छाटेंगे चीजें हमारे लिए नहीं सुधरेंगी। ठीक है, देखिए हैमिल्टन की इस साल की 10वीं जीत है सर। हैमिल्टन की इस साल की 10वीं जीत है और करियर की 83वीं जीत। और जहां से ये खेलते हैं तो मर्सिडीज की 100वीं जीत। और सेबेस्टियन वेटल की बात करें तो बेचारे सेबेस्टियन वेटल दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी किसे हराया? सेबेस्टियन वेटल को हराया। ठीक है, कौन सी जलधारा जावा और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करती है? विच स्टेट सेपरेट्स द आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा? मलक्का जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, हॉर्मुज के जलडमरू मध्य, या जिब्राल्टर? जिब्राल्टर। यार हमारे टाइपिस्ट ने परेशान कर दिया, बहुत गलती कर रखा है इसने। जिब्राल्टर की जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। क्या होगा बच्चों? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, तो क्या होगा ये जवाब इसका? सर सुंडा जलडमरू मध्य, सुंडा स्ट्रेट। तो जावा और सुमात्रा को कौन अलग करता है? सुंडा ट्रेंच, सुंडा जलडमरू मध्य। ये कहां होगा? तो ये होगा इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। और हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन है? सुंडा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच होगा। ठीक है, क्या कहेंगे? सुंडा ट्रेंच। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच एक जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य हमेशा समझना क्या होता है सर? डमरू की मापिक ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये पानी की पतली ऐसा रास्ता जो पानी की पतला रास्ता की तरह कहें, जो हम आ जा सकते हैं, इधर आ जा सकते नहीं है। तो सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीपों के बीच एक जलडमरू मध्य है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह नाम सुंडा साम्राज्य से आया है जो जावा के पश्चिमी भाग पर राज्य करता है। कहां से आया है? सुंडा साम्राज्य से आया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक संगीत में पेपा नामक एक हॉर्न पाइप संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? मणिपुर, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश? मैं हमेशा कहता हूं अपने लेक्चर में कि आर्ट एंड कल्चर पर जोर दीजिए। आर्ट एंड कल्चर से आपके क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं, ये गलती कतई ना करना। ठीक है, तो किस राज्य में बच्चों? असम में है। यानी भारत के असम राज्य में पारंपरिक संगीत में पेपा नामक एक हॉर्न पाइप संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। कहां पे? तो असम में पेपा नामक संगीत का यूज होता है। क्या है ये सर? पेपा भैंस के सिंघों से बना एक वाद्य यंत्र है। किससे? भैंस के सिंघों से बना एक वाद्य यंत्र है। यह असम में बिहू गीतों का एक अनिवार्य हिस्सा है। तिब्बती और प्राचीन चीनी लोग भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए रवा दुन नाम के ऐसे ही यंत्रों का उपयोग करते थे। रवा दुन नाम के ऐसे यंत्रों का उपयोग करते थे। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कितने बिहू मनाए जाते हैं असम में। तो बिहू असम में प्रमुख त्योहारों में से एक है और बिहू का 3 रूप है। असम के 3 बहू। असम कैसे याद रखें? असम के 3 बहू। तो पहला बहू कौन? अप्रैल में बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, दूसरा जनवरी में माघ या भोगली बिहू, और अक्टूबर नवंबर में कटिया कोंगाली बिहू। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि सर वर्ष में असम में कितने बिहू मनाए जाते हैं? तो क्या कहेंगे? असम के 3 बहू। असम के 3 बहू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रूसी नॉन मिथ्य कथा पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू किसने लिखी है? अलेक्जेंडर पुश्किन, लियो टॉल्स्टॉय, इवान टर्गेनेव, मिखाइल बुल्गाकोव।
हु रोट द रशियन नॉन फिक्शन बुक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। रूसी नॉन मिथ्या कथा पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू किसने लिखी है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से आपके सीजीएल में बहुत क्वेश्चन पूछा है। बुक्स एंड ऑथर से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके सीजीएल में, तो ये गलती आप कतई ना करना कि सीएचएसएल में गलती करके चले जाओ, ठीक है। कहता है सर किसने, लियो टॉलस्टॉय ने लिखा। किसने लिखा? लियो टॉलस्टॉय ने। रूसी नॉन मिथ्या कथा द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू किसने लिखा? तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन आता है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जानिए कहीं ना कहीं सर चर्च है, तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या हो सकता है? अगर हम बात करें चर्च की तो कितने राज्यों में देखने को मिलता है? सर पश्चिम बंगाल में तो कम मिलता है, ज्यादा देखने को मिलेगा कहाँ? गोवा, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन? छाटिए, मैंने एक तो छाट दिया, गोवा। तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस की बात करें तो किस भारतीय राज्य में स्थित है बच्चों? गोवा में स्थित है। कहां पे स्थित है? गोवा में स्थित है। सर बेसिलिका ऑफ बोम जीसस पुराने गोवा में स्थित है। यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है। क्या है बच्चों? रोमन कैथोलिक चर्च है, इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष बचे हैं। सेंट फ्रांसिस या संत फ्रांसिस जेवियर का अवशेष कहां बचा है? तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में, जो गोवा में लोकेट है, गोवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह गोवा के चर्चों और सम्मेलनों का भी एक हिस्सा है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, जिसे 1986 में शामिल किया गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में ये शामिल है। गोवा के अन्य प्रसिद्ध चर्च की बात करेंगे तो सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ? गोवा में है। चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी कहाँ है? गोवा में है। मोंटे हिल चर्च कहाँ है? गोवा में है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भैया यार गोवा देखो सर, पुर्तगालियों का शासन रहा है, आपको पता है। मुक्ति दिवस मनाते हैं हम लोग 19 दिसंबर को। परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन या नील्स बोर। हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन थे। कौन थे? क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों कि सर परमाणु सिद्धांत की बात किया तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो रदरफोर्ड होगा। समझ रहे बातों को? आइए समझते हैं। सर जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ईंट पर नाच, परमाणु के एक उपकरण की खोज की। रदरफोर्ड की बात करेंगे तो परमाणु सर रिक्त स्थान से बना है, बिल्कुल, जिसमें निश्चित सकारात्मक चार्ज वाले। तो क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर निर्धारित पूर्वानुमान पथ में इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमा करते हैं। कौन बताया? रदरफोर्ड ने बताया। और जॉन डाल्टन साहब परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और नील बोर की बात करें तो परमाणु संरचना और कक्षाओं और क्वांटम सिद्धांत की ऊर्जा की दो अवधारणा, यानी क्वांटम थ्योरी जो है वो किनके द्वारा दिया गया? तो क्वांटम थ्योरी दिया गया नील बोर के द्वारा। निम्न में से किस तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? विच आर द फॉलोइंग वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स या गामा रेज? क्या होगा? निम्न में से किस तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? क्या होगा? यानी ये बात करें तो सर गामा किरणें। गामा किरणें में सबसे अधिक आवृत्ति होगी। किसमें होगा बच्चों? गामा किरणें में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। पेंट्रेशन पावर भी किसमें होगा? तो पेंट्रेशन पावर भी सबसे ज्यादा किसमें होगा? गामा में होगा। तो जिसमें वेव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा
उसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर होगा, लेकिन अगर हम वेवलेंथ की बात करें, तरंगदैर्घ्य की बात करें तो कम होगा। जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तरंगदैर्घ्य कम होगा, हमेशा याद रखना। देखिए मैंने कहा भी कि गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक है, उसके पास उच्चतम ऊर्जा और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य है। रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्ति और उच्च तरंगदैर्घ्य होगा, यानी रेडियो वेव में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। गामा में जस्ट उल्टा, गामा में क्या होगा कि लोवेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है द ऑर्डर ऑफ दिस वेव्स, अगर हम वेव की बात करें, इन तरंगों की बात करें तो उसका हाईएस्ट से लोवेस्ट यानी उच्चतम से निम्नतम की बात करें तो गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी, अल्ट्रावायलेट या विजिबल, और फिर इंफ्रारेड, और फिर रेडियो तरंगे है। कहते सर द मेम्ब्रेन अराउंड अ वैक्यूल इज कॉल्ड, एक रिक्तिका के इर्द गिर्द की झिल्ली को क्या कहा जाता है, साइटोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या होगा ये जवाब होगा बच्चों टोनोप्लास्ट, यानी एक वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो यानी अब समझ लो कि सर एक रिक्तिका एक झिल्ली बाध्य अंगक है जो अधिकांश यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। अंगक कोशिका सैप से भरा होता है और टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर होने वाली कई प्रक्रियाओं में शामिल है और स्टोरेज, सहायता प्रदान करना, अपशिष्ट निपटान जैसे विभिन्न कार्य करता है। और साइटोप्लास्ट क्या है, वह सब जिसका उपयोग कोशिका झिल्ली और कोशिका के कोशिका द्रव्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो यह कहां पाया जाएगा, ये प्लांट किंगडम में होगा। ठीक है, और एलियोप्लास्ट एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट ही है जो पौधों में लिपिड के भंडारण के लिए विशिष्ट है। चलिए, तो हाउ वाज द सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।